30 और 30 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय एकॉथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन जयपुर में। एमबीएम विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को IICHENRC अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सुशील सारस्वत। कायाकल्प प्रोत्साहन योजना 2024-25 में ग्रुप बी श्रेणी में द्वितीय स्थान किस संस्थान को मिला? एम्स जोधपुर। और केंद्र सरकार का क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल के तहत आपदा प्रबंधन के लिए राजस्थान के किन जिलों में लागू की जाएगी? भरतपुर, करौली, बारां, बाड़मेर, जालोर, अलवर में। और राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ODT नीति कब मंजूरी मिली? दिसंबर 2025 में। ये हमने कल पढ़ा था, इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल गया और क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई। आज जो बड़ी क्लास आएगी है, इस क्लास में आपको न्यू ईयर का ऑफर मिलेगा, चाहे वो करंट है, चाहे वीडियो कोर्स है, चाहे टेस्ट सीरीज है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, सरकार ने बैठे बैठे एक और नीति आपके लिए जारी कर दी। वैसे तो देखो, सरकार का काम है नीतियों के माध्यम से जन कल्याणकारी करे करना, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें हर रोज नई लगती है और हमें लगता है सरकार ने पता नहीं क्या स्यापा कर दिया। लेकिन सरकार अपने जन कल्याणकारी कार्य के तहत ये नीतियां जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग कानून बनाती है। तो मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ 30 दिसंबर कल 2025 को राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। ये पुराने वाहन होते हैं ना, ये देखे कई लोग कबाड़ ले फिरते हैं, कई बार देखा होगा मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी और पीछे से इतना धुआं मारती चलती है, पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, या ऐसा कबाड़ लेके चलते हैं क्योंकि एक बारी होती नहीं है, क्योंकि शीशा नहीं होता है, क्योंकि आगे वाला सामान होता ही नहीं है, कई तो बिना इंजन के ही ले फिरते हैं। ऐसी स्क्रैपिंग सारी चीजें है ना, ये देखो, उनके लिए एक नीति जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषणकारी व सड़क पर चलने में अयोग्य वाहनों का वैज्ञानिक निपटान करना। तो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 30 दिसंबर 2025 को आ चुकी है। अभी राज्य बजट 2025-26 की एक घोषणा थी कि हम राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लाएंगे। उद्देश्य सड़क पर चलने में अयोग्य और प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार नष्ट कर देना। ठीक है। राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेस योग्य होगी। सभी प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत, अनधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी। स्क्रैप के पात्र वाहन, देखो स्क्रैप किसको किया जा सकता है? जो 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी वाहन है उसको किया जाएगा। फिटनेस या पंजीकरण सहित रहित वाहन है, दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन है, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन है और अनुपयोगी व स्वेच्छा से दिए गए वाहन है। मतलब 15 साल पुराने ऐसे वाहन जो एकदम खंडर से हैं और कई ले फिरते रहते हैं, उनका ये स्क्रैपिंग होगा। ठीक है। वाहन स्वामी को लाभ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट व सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी होगा। दस्तावेज वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड होंगे। COD यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक छूट भी मिलेगी, अधिकतम 1 लाख। मान लो आपकी गाड़ी पुरानी थी, कबाड़ थी और आपने इसको स्क्रैपिंग करवा दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और बाद में आप नया वाहन खरीदोगे, मोटर वाहन खरीदोगे, तो उसमें जो ब्याज उस पर 50% तक छूट भी मिलेगी। मोटर वाहन जो कर होता है ना, कर टैक्स लगता है उस पे, मान लो गाड़ी है 10 लाख की और आपका टैक्स ऊपर 40,000 रुपये हो गया, टैक्स हो गया, तो आपको 20,000 रुपये छूट हो सकती है। और या बड़ा कोई व्हीकल आपने ले लिया, जैसे मान लो आपने 50 लाख का ले लिया, उसमें अगर आपको 5 लाख टैक्स लगा तो आपका 1 लाख तक छूट हो जाएगा। विशेष रियायतें नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य कर में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में रियायत शामिल होगी। ठीक है। तो ये साथ ही रिसाइकलिंग व स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। तो भाई यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है, पूरी डिटेल भी बता दी। आजकल वाहन कई पुराने 1998 के लेके बैठे हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के तहत किस संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ये लो जी, एक और मंत्रिमंडल की 30 दिसंबर को निर्णय हुआ कि राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 इसका नाम है, इसका अनुमोदन किया गया है। एक स्थापना की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो सीधी सी बात है, जमाना इसका है तो इस पे तो गौर करना ही पड़ेगा। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026
राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर 2025 को अनुमोदन किया गया। उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस व नवाचार का उभरता केंद्र बनाना। बजट घोषणा के अनुरूप ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु नीति लागू है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग का उत्तरदायित्व, नैतिक और सुरक्षा उपयोग, सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी व नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रावधान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 30 दिसंबर 2025 को इस 26 का अनुमोदन किया गया। उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार का उभरता केंद्र बनाना। इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के उत्तरदायित्व, नैतिक और सुरक्षित उपयोग से, ठीक है, अच्छे तरीके से इन दोनों पॉलिसियों को आप याद रखो। पचबद्रा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक क्षमता कितनी है? ये लो जी, अब समय आ चुका है 2017 से अब 2026, अब इसका उद्घाटन होने की तैयारियों में है। पचबद्रा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन, 9 मिलियन मेट्रिक टन। देखो, पचबद्रा बालोतरा रिफाइनरी परियोजना, पचबद्रा में 9 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ये प्रश्न आ चुका है पेपर के अंदर, RPSC इसको पूरे तथ्य के साथ 5 ऑप्शन ले लेके पूछ चुकी है। MOU व प्रारंभिक स्थिति क्या है? राज्य सरकार व HPCL के बीच 18 अप्रैल 2017 को MOU हुआ था। ये सुजस की अपडेट ही बता रहा हूं भाई, मेरे पास देखो, 17। प्रारंभिक अनुमानित लागत इसकी 43,129 करोड़ थी। कार्य पूर्ण करने की सीमा इसकी 31 अक्टूबर 2022 थी, लेकिन उस सब तक नहीं हुआ। लागत में संशोधन, 2 जून 2023 को लागत बढ़ाकर इसकी 72,973 करोड़ कर दी। 24 जुलाई 2005 को HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा द्वितीय लागत संशोधन प्रस्ताव हुआ। मान लो पहले 43,000 थी, अब 72,000 हो गई, लगभग दुगनी के आसपास गई। तो फिर क्या है कि जो बजट बढ़ा उसके लिए संशोधन प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का मूल्यांकन मेकॉन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा का उपक्रम द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण किया। कैबिनेट द्वारा द्वितीय संशोधित लागत प्रस्ताव को मंजूरी दी। 42,000 करोड़ से 72,000 करोड़ लगे हैं, तो मामला तो क्या है? संशोधित वित्तीय संरचना वापस लागू हुई। कुल संशोधित लागत को बढ़ाया गया 79,459 करोड़। लागत में वृद्धि होगी और 6,522 करोड़। ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 अनुपात में यथावत रहा। राज्य सरकार की 26% इक्विटी हिस्सेदारी यानी 6,886 करोड़ और बाकी HPCL की 74%। बड़ी लागत के कारण राज्य सरकार के द्वारा 565.24 करोड़ जो अतिरिक्त अंश पूंजी है उसका भुगतान राजस्थान सरकार ने किया और राजस्थान सरकार व HPCL की जो हिस्सेदारी है वो 26-74% है। याद रखना, उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। तो ये BS6 पर आधारित रिफाइनरी है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 को कब मंजूरी देगी? ये लो जी, 30 दिसंबर को एक और खड़का हो गया। 30 दिसंबर 2025 ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी। कब? 30 दिसंबर 2025 को। ठीक है, क्या है मामला? ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर 2025 को मंजूरी मिली। उद्देश्य हरित व टिकाऊ विकास से जुड़ी परियोजनाओं हेतु स्थानीय निकायों और निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़कर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, काम भी करना है, विकास भी करना है, अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी क्या होता है? पर्यावरणीय लक्ष्य। जैसे अपने काम करते हैं, एक इंसान होता है वो काम करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन उसको अपने खुद का स्वास्थ्य ध्यान रखना जरूरी होता है ना। पहला उसका है स्वस्थ निरोगी काया। उसी प्रकार अपने जन कल्याणकारी कार्य करना है, राज्य को विकसित करना है और करना है। इन कामों से के साथ हमें पर्यावरण को बचा के रखना है, क्योंकि इंसान लालची होता जा रहा है। अगर पर्यावरण को नहीं बचाया तो प्रकृति इतना खतरनाक खिलवाड़ करती है, ऐसी की तैसी करती है। ये सब जानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितना घातक हो सकता है। ट्रेडेबल व रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट वाउचर के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन करना है। योजना का दायरा उद्यमों व शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन देना है। प्रमुख क्षेत्र
नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और सस्टेनेबल बिल्डिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें क्या करना है, ये प्रमुख क्षेत्र है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अन्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां। निवेश प्रोत्साहन, पात्र निवेशकों को रिप्स, ये देखो रिप्स बार बार पेपर में आता है, ये ग्रीन इंसेंटिव्स के अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट वाउचर, 1 करोड़ तक के निवेश पर 5% मूल्य का ग्रीन वाउचर दो। 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% तक, अधिकतम 2.5 करोड़ तक का ग्रीन वाउचर। शहरी स्थानीय निकायों के लिए समय के संसाधनों से वित्त पोषित परियोजनाओं पर भी समान अनुपात में ग्रीन वाउचर जारी। तो भाई ये चीज है काम की, इनको करो याद, हो कुछ चाहे न आपके पेपर में टपकेगा। राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ई स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना। ई स्वास्थ्य संवाद राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में, देखो चिकित्सा मेडिकल कॉलेज होता है, शिक्षा विभाग में प्रशासन पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने हेतु ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल संवाद मंच शुरू किया गया है। उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना। यह मंच चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी हितधारकों को जोड़ने वाला समर्पित डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। तो ई स्वास्थ्य संवाद, इसके माध्यम से त्वरित निर्णय लेने, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। इस स्वास्थ्य संवाद का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। यह संवाद प्रत्येक सप्ताह में 2 बार मंगलवार और गुरुवार को आयोजित होगा। JNVU जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर ने उच्च शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल समझौता हो गया और पेपर में छप गया। तो बोर्ड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग BET के साथ समझौता किया है। देखो भाई, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन बोर्ड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग BET के साथ एक MOU समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना और छात्रों को उद्यमिता, कौशल विकास और स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है। मुझे जल्दी से बता दो कि वर्तमान इनके कुलपति कुल गुरु कौन है? पे नाम आता है, इतना मैं बता देता हूं क्योंकि मैं आपको जब आते हैं क्वेश्चन बता देता हूं। आज मुझे बताओ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुल गुरु कौन है? जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए। शिव की डोज क्या कहती है? रूपल आदित्य की पुस्तक वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन का विमोचन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब द्वारा किया गया। शरद महोत्सव माउंट आबू में 29 से 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित। इंचन गांव में कुंजा महोत्सव 2025 में मिस्टर फलोदी का खिताब शिवा छंगानी ने जीता। और सांबर फेस्टिवल 27 से 31 दिसंबर को चल रहा है। शिक्षा जैन ने US किड्स गोल्फ इंडियन चैंपियनशिप जीती। अब आती है सुजस अपडेट। ये देखो पूरी की पूरी स्क्रैपिंग, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के बारे में मैंने पूरी इस पेज के अंदर पूरी डिटेल है, मैंने सारी निकाल के दे दी। राजस्थान AI/ML पॉलिसी पूरी की पूरी निकाल के दे दी, जो भी डाटा एकदम साफ सुथरा। राजस्थान रिफाइनरी, अब रिफाइनरी के बारे में जितनी बातें वो दे दी। और ग्रीन क्रेडिट से सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा, ये आपको बता दिया पूरी डिटेल। अब इसमें जो कुछ बचा है, और जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं, इसमें क्या लिखा हुआ है? और जयपुर पहली बार भव्य ऐतिहासिक आर्मी डे परेड का साक्षी बनेगा। 78वें आर्मी डे परेड की तैयारी है। ये 8 से 12 जनवरी तक नाओई और आर्मी प्रदर्शनी, फिर रिहर्सल पूर्वाभ्यास और 15 जनवरी को शौर्य संध्या 2026। देखो एक नया नवाचार आपके लिए कि सुजस अपडेट जो इसके अंदर है, क्योंकि आप इतनी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। आप जिस हिसाब से अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, आपको अलग से ये निकाल के दी है। 30 दिसंबर का सुजस अपडेट। सप्तम राज्य वित्त आयोग की 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है, अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। रामजल सेतु, सप्तम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी है। रामजल सेतु परियोजना के तहत बिसलपुर से मोर सागर, अब याद रखना मोर सागर अजमेर में है। इसरदा से बंद बरेठा भरतपुर में है। इसरदा से रामगढ़ जयपुर में है। और खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर में है। जयसमंद
झील सुलुम्बर में है, जयसमंद बांध अलवर में है और ब्राह्मणी बैराज के लगभग 14,600 करोड़ रुपए के 5 कार्य शीघ्र आरंभ होंगे। ज्योग्राफी में से % हो जाता है। ये मोरा मारा ध्यान रखिए करो, मोरा सागर अजमेर के अंदर है, ठीक है, ओके। और एक और सिंचाई परियोजना के तहत 9400 करोड़ की लागत से 3 प्रगतिरत कार्यों में से रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज के काफर डैम और ड्रेनेज टनल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। और 15 जनवरी 2026 को जयपुर में 78वें आर्मी डे की परेड होगी। अब सुजस में जो भी था, और आपको मैं बता देता हूं कि जो अपनी बुक आ रही है, बुक आ गई त्रैमासिक। और लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो आप सभी सही जवाब था खेरथल तिजारा के अंदर जापानी पार्क विकसित किया जा। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका उत्तर कोटपुतली बहरोड। और जापानी पार्क निमराना के अंदर स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ चला गया, कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब क्वेश्चन फॉर यू, एमबीएम विश्वविद्यालय किस जिले में है? एमबीएम मनेराम बागड़ मेमोरियल जो पहले कॉलेज था विश्वविद्यालय बन गया, किस जिले में है? भरतपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिम भाग में मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मृदा। संत धन्नाथ जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ। राज्य में सभी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है 33%। राज्य पंचायती राज के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और 1921 राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि हुई थी? -6.29%। ये 5% आए हुए जमादार भर्ती में। अब 5% जमादार परीक्षा 2025। कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद में कब हुआ, एरनपुरा में कब हुआ, नीमच में कब हुआ? इन चारों की अब पेपर में क्या आया था, क्रम पूछा था, बोले पहले किसका, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो इन चारों की तारीख आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी 2-3 जगह और क्रांति का बिल्कुल सही समय पर बजा सा, जैसे धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, इनकी तारीख क्या थी मुझे कमेंट करके बताना है। 1981 जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? तो आज 1857 की क्रांति